हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी देखे हैं, झारखंड का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसको हम लोग जिक्र कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से हमारा चैप्टर हैं और उसमें उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा पीटी और मेंस में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादातर बनती हैं। यह जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक्चुअली मैं डायरेक्ट अपने नोट्स से ही कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोर्ड पे लिख करके थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा लग रहा था। तो चलिए, अगर आपको लिए अगर ये हेल्पफुल हो रहा है तो मैं इसे कंटिन्यू बनाता रहूँगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी का लास्ट जो सेगमेंट है, उसमें हम इस चीज़ को जिक्र करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी से हमारे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो हम टॉपिक पे जाने से पहले हम उस चैप्टर को जानना चाहेंगे जिस चैप्टर से हमारे सारे टॉपिक कवर होंगे। उसमें से सबसे पहला जो चैप्टर हमारा होगा वो एग्रीकल्चर सेक्शन है। नेक्स्ट जो है हमारा मिनरल्स रिसोर्स है। थर्ड जो है हमारा एनर्जी रिसोर्सेस है। और लास्ट जो है हमारा वो इंडस्ट्री है। तो इन्हीं सारे सेक्शंस को बना करके आप इसे पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4, ये सारे पिलर्स यानी ये सारे चैप्टर्स को मान करके आप एक जो हमारा बनता है वो हमारा ज्योग्राफी है। वो कौन सा? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। चलिए, तो हम आगे देखते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग यहाँ पे जो करेंगे क्या कि एग्रीकल्चर सेक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्शन में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कभी बात करते हैं तो लैंड जो है हमारा, जो भूमि है, वो किस तरह का संसाधन है, और लैंड जो है हमारा, लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। लैंड का यूज कैसे करें इफेक्टिव तरीके से ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, आखिर लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। इम्पैक्ट ऑफ लैंड, लैंड में डिग्रेडेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं ताकि लैंड डिग्रेडेशन ना हो, है ना। उसके बाद है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, आखिर जो लैंड है उसको हम किस तरह से यूज़ करें ताकि वो मैक्सिमम टाइम तक यूज हो सके और सभी आने वाले भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, है ना। तो उसके लिए हमें देखना था। नेक्स्ट जो है वो हमारा बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्शन से कौन कौन से बेसिक जो हमारे टर्म्स हैं उसे हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे है फर्स्ट टॉपिक के रूप में परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इस बात को जानना जरूरी है कि भारत में किस तरह की फार्मिंग होती है। ड्राई जोन फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, कब कब हमारे यहाँ पे क्रॉप, किस किस क्रॉप को लगाया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन क्या क्या है, किस किस रीजन में किस किस तरह की चीज़ों को लगाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, सीड्स, किस तरह के यहाँ पे सीड्स को भी लगाए जाते हैं, है ना। सीड्स है, फर्टिलाइज़र है, इरिगेशन। उसके बाद लैंड यूज़ के पैटर्न, लैंड यूज़ का क्या क्या पैटर्न है इंडिया में। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एज लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म को लेकर के भारत में किस तरह के इंस्टीट्यूशंस फैक्टर क्या क्या हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंडिया के में बारे में बात करना है। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस के बारे में बात करना है। एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव लेबर्स के बारे में बात करना है। प्राइस जो है एग्रीकल्चर में जो भी हमारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसके प्राइस को लेकर के कौन कौन से पॉलिसी, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर के एमएसपी जो है, इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी है। एग्रीकल्चरल मार्केट क्या है। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, आप कभी देखते होंगे कि जो किसान भाई हैं वो अपना फसल लगाते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं कि बाय द वे अगर बाढ़ से क्षति हो गया या फिर सुखाड़ से ख़त्म हो गया तो उसको एक प्रकार से इंश्योरेंस भी मिलती है। एग्रीकल्चरल सेंसस, अब भारत सरकार, भारत में या हर एक स्टेट का क्या क्या किस जगह पे कितना एग्रीकल्चर होता है, उसका कौन सा सेंसस है, जनगणना के तहत कहाँ पे क्या उगाया जाता है, उसके बारे में भी जानना है, देखना है हमें। क्योंकि ये हम इकोनॉमिकल कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कैसे बढ़ेगा। देखिए, जब हम इकोनॉमिक, एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जब पढ़ रहे हैं तो उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी,
सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर पार्ट को पढ़ेंगे, फिशरी पार्ट को पढ़ेंगे, माइनिंग को पढ़ेंगे, क्वायरिंग को पढ़ेंगे। सेकेंडरी में जब आ जाएगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ओर जाएगा, और टर्सरी में हमारा सर्विस सेक्टर्स की ओर जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक में ध्यान देने की बात है। अब जब पढ़ते हैं तो माइंड को थोड़ा सा एक प्लुरिस्टिक थिंकिंग की तरह से आप अप्रोच लगा करके समझने की कोशिश करें। इकोनॉमिक को जनरेट करना है, और इकोनॉमिक को जनरेट हम लोगों को करना है ज्योग्राफी के बिहाफ पर। आप कभी देखेंगे पॉलिटी भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हिस्ट्री भी जब पढ़ेंगे तो देखिए, कोई भी सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट को, तो उसमें 3-4 चीज़ें ऐसा है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है ना, इकोनॉमिकल से हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, कल्चरल क्या है, रिलीजियस किस तरह से है। तो ये 4-5 चीज़ों को अगर आप आधार बना करके अगर कोई भी चीज़ों को पढ़ेंगे तभी जा करके आप मेंस भी लिख पाएंगे, क्योंकि सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है ना, सांस्कृतिक स्थिति क्या, धार्मिक नज़रिए से क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले प्राइमरी सेक्टर को देखा, तो एग्रीकल्चर को लेकर के सारी बातें हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेजर स्कीम्स एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के कौन कौन से हैं। जैसे बहुत सारे जनधन योजना है, बहुत सॉरी जनधन योजना नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि फसल बीमा योजना वगैरह जो सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है, उन सारे स्कीम्स को देखना है। नेशनल पॉलिसी, भारत सरकार की कौन कौन से पॉलिसी हैं फार्मर्स के लिए, जैसे किसान क्रेडिट, आपको केसीसी का जो लोन वगैरह मिलता है, कुछ उन लोगों को फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडीज़ भी मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट से इन लोगों में क्या परिवर्तन आते हैं एग्रीकल्चर में। एंड व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कहीं भी सस्टेनेबल आए, आज के डेट में वह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, सस्टेनेबल यूज़ हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, इसका मतलब है कि इस तरह से इफ़ेक्टिवली हम अपने रिसोर्स का यूज़ करें ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो हमारा बना रहे। अब हम एग्रीकल्चर में किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, कार्टोसेट वगैरह, है ना। तो उससे हम लोग क्या नेविगेशंस के सॉरी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पता करते हैं कि इस जगह पे सॉइल क्या है। अभी जैसे मिट्टी का टेस्ट हो रहा है, तो मिट्टी का टेस्ट के लिए कौन कौन से IT चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को भी जानना है। एग्रीकल्चर इशू क्या है और चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में भी देखना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स एंड कंडीशन फॉर ग्रोथ। अब कोई भी हम अनाज को उगाते हैं, उगाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए उनके ग्रोथ का, तो उसमें से कौन कौन से क्रॉप है हमारा, वीट है, राइस है, मेज कॉर्न है, बार्ली है, ओट्स है, राई है, वेवरेज है। जो पेय पदार्थ हैं, जैसे पेय पदार्थ में हमारा आ जाता है टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, उसके तंबाकू है ना, टोबैको है। फाइबर क्रॉप्स है, फाइबर क्रॉप्स में हम देखेंगे कॉटन, जूट, रॉ सिल्क, नेचुरल रबर, शुगर केन, इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलते हैं। और ये हमारा जो सेकंड जो हमारा सेगमेंट सॉरी एग्रीकल्चर जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट है इस सेक्शन में। नेक्स्ट में हम देखते हैं मिनरल्स रिसोर्सेज का। मिनरल्स रिसोर्सेज ध्यान दीजिएगा, मिनरल्स के जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, इन सारी चीज़ों को देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने प्रकार के, एक मेटेलिक है ना, और एक हमारा नॉन मेटेलिक है। इसे हम लोग ध्यान में रखना है। इसके सारे एक पढ़ना है, इसके विशेषता को भी पढ़ना है कि आखिर नॉन मेटेलिक कौन है, मेटेलिक कौन है, इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग रीजन। भारत में कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में मिनरल्स पाए जाते हैं और कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, और माइनिंग का रीजन कौन कौन सा एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का। अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो माइनिंग के बारे में और मिनरल्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, झारखंड जो है वो मिनरल्स पाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, उसके बाद इंटर
क्या सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है कहाँ कहाँ से जाता है, ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, फेरस मेटल, आयरन ओर्स, इन सारी चीज़ों को देखना है। फेरो एलॉय एंड नॉन फेरस मैंगनीज के बारे में देखना है। उसके बाद क्रोमियम है, निकेल है, टंगस्टन है, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद एंटीमनी है, कॉपर है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लीड है, टीन है, और बहुत ऐसे प्रीसियस जो महंगी धातु है, मेटल है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। उसके बाद मिनरल केमिकल के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखना है हम लोगों को, माइका देखना है, पोटाश है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट्स है, सल्फर है। अब इन सारे चीज़ों को, इन सारे मिनरल्स को कैसे हम एक प्रकार से कंजर्व करके भी चले, ऐसे नहीं कि धुआंधार इसका पूरा खनन हो रहा है और इलीगल ट्रेडिंग हो रहा है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे इन लोगों पर नकेल कसा जाता है, एक्ट के तहत, कुछ पॉलिसी के तहत, कुछ बिल के तहत, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप एक कमीशन का तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि कहाँ पे पाया जा रहा है उसको हम जान गए उतना ही सफिशियंट है। वो तो समझिए कि एसएससी या फिर नीचे लेवल का जो क्लर्कल एग्ज़ाम है उसके लिए सफिशियंट है। लेकिन आपका जो एक प्रोस्पेक्टिव, आपका एक जो माइंड होना चाहिए कि आखिर इस चीज़ पर हम लगाम कैसे लगाएं, इस चीज़ को सही से यूटिलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि आप एक बड़े पोस्ट पर जाएंगे तो सभी चीज़ों को मैनेजिंग करने का जो आपका टेंडेंसी है, क्वालिटी है, ये आपकी एनहेंस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, है ना। जैसे अभी एनर्जी को लेकर के बहुत सारा इशू है इन हर एक स्टेट से लेकर के कंट्री में, वर्ल्ड में, कि रिसोर्स। आजकल देखिएगा, आप एक मोबाइल ख़रीदते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका मोबाइल में बैटरी बैकअप ज़्यादा चले। इशू हर जगह पे है, वो एनर्जी को लेकर के है कि मैक्सिमम हम एनर्जी को कैसे डेवलप कर सकें, कैसे हम सोलर एनर्जी का यूज़ करें, टाइडल एनर्जी का यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें, बायोमास का, बायोफ्यूल्स का, इस सब चीज़ों को कैसे हम यूज़ कर सकें। तो इसी पर बहुत ज़्यादा आपका R&D होता रहता है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से एनर्जी हमारा है। प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, देखिएगा यहाँ पे दो एनर्जी आप पढ़ेंगे, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जब आप 8th क्लास का NCERT के ज्योग्राफी का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे, वहाँ भी आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका वहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा जनरल ट्रेंड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जो हमारा एक प्रकार से जो जनरल तरीके से किस तरह से हम लोग एनर्जी को प्रोडक्शंस कर रहे हैं, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। जैसे अभी मान लीजिए DVC है, वो अभी बिजली उत्पादन कर रही है, बहुत सारे NTPC है और सारे रिलायंस की है। तो इन सब चीज़ों जो कर रहा है तो किस तरह से, कौन सा टेक्नोलॉजी से कर रहा है ना। रिजर्व्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे इसके रिजर्व कौन कौन से हैं और क्या क्या सोर्स है एनर्जी का, वो हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और ये कहाँ पे रिजर्व्स है ना। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी यानी न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूज है ना। अल्टरनेटिव को ही हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल यानी अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास। तो अल्टरनेटिव के रूप में हमारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है। तो इन सब चीज़ों को एनर्जी वाला सेक्शंस को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, हाइड्रोजन, आज हम लोग हाइड्रोजन को देख रहे हैं एज अ फ्यूल के तौर पर, फ्यूचर में कभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोला है कि हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा माइक्रोबियल फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है। एनर्जी कॉन्टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सिनेरियो, इन इंडियन सिनेरियो के रूप में अगर हम देखें तो एनर्जी का कौन कौन से हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कभी एक बार न्यूज़ में कि जितना भी ट्रॉपिकल एरिया में हमारे कंट्री आते थे उसको हमारे PM बोले थे कि ये सूर्यपुत्र है, सूर्यपुत्र की जहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है तो वहाँ पे हम सोलर प्लेट लगा करके उस सन का जो रेडिएशन से हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी क्या भारत में इस तरह की पॉसिबल है, भारत में कहाँ कहाँ पे सोलर प्लेट है, कहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा रहा है, जैसे कड़मकुलम है आपका साउथ में, वहाँ पे लगाया जा रहा था ये न्यूक्लियर वाला जो कॉन्सेप्ट था, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। उसके बाद हमारा एनर्जी प्लांटेशन, एनर्जी को लेकर के हम लोग जो प्लांटेशन किए हुए, सोलर प्लांटेशन मान लीजिए जो कर रहे हैं हम लोग, तो उस चीज़ को भी हम लोग कर सकते हैं। लास्ट में जो हमारा
टॉपिक है वो एनर्जी क्राइसिस को लेकर के है। एनर्जी क्राइसिस जो है आज उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से टैकल करते हुए चलेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो इंडस्ट्री है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो अभी इंडस्ट्री इस तरह से मैंने एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के बात कर रहे थे। तो अब इंडस्ट्री सेक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो इंडस्ट्री सेक्शन में क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आयरन एंड स्टील अथॉरिटी है, टेक्सटाइल अथॉरिटी है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ हमारा, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे है इंडिया में। आयरन अथॉरिटी कहाँ पे, जैसे भी झारखंड का बात करें तो बोकारो का सेल के बारे में आपको पढ़ना होगा, है ना, टाटा के बारे में पढ़ना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। टेक्सटाइल का तो कोलकाता सामने है हमारा, तो इसके बारे में भी देखना है। रांची में जो हमारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के रूप में, इसको हम लोग को पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि केवल झारखंड की चीज़ों को ही पढ़ना है, आपका पीटी प्लस मेंस के लिए आपको नेशनल लेवल की चीज़ों को भी पढ़ना ही पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो इक्विपमेंट्स है वो बनाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जब फूटलूज इंडस्ट्री आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, फूटलूज इंडस्ट्री भी आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपका फूटलूज इंडस्ट्री, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे आगे, है ना। तो इस सब चीज़ को देखते हैं। केमिकल इंडस्ट्री कहाँ पे है, केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, क्या क्या, जैसे है ना, एग्रो इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री, झरिया, है ना, ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है और उसका लोकलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं, है ना। और इस तरह से हमारा ये जो पार्ट है इकोनॉमिक, आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वो सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी से अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप रोक रोक करके सारे पहले आप अपना सिलेबस को लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास सारा सिलेबस आपके सामने नहीं होगा ना, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो कृपया आप सभी को पहले नोट डाउन कर लीजिए चीज़ों को A4 साइज का पेपर में, जहाँ पे आप पढ़ते हैं आपको लग रहा है कि इस बार छोड़ना नहीं है, चाहे हर हाल में, चाहे जो भी हो, मुझे एकदम क्लियर करके चलना है एग्ज़ाम को, तो प्लीज़ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई दूसरा चीज़ आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है बिना पढ़ाई का, है ना। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।